नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल के अंतर्गत आता है खगोल शास्त्र। तो खगोल शास्त्र में आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड में अनेकों गैलेक्सियां हैं, उनके अंतर्गत तारों के समूह हैं, पिंड है, धूल है, गैसें हैं, कण हैं। ये सब क्या है? ब्रह्मांड है। तो दोस्तों जो ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित जो सवाल आता है, जो सिद्धांत आते हैं, वो कुछ इस प्रकार है कि धूल परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना और बिग बैंग थ्योरी या सिद्धांत, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनमें से भी सबसे महत्वपूर्ण जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो बिग बैंग थ्योरी से मानी जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, वैसे परिकल्पनाएं सिद्धांत बहुत ज़्यादा दिए गए, जिसमें से कुछ ही महत्वपूर्ण थे, जिसमें हमारा एक आता है बिग बैंग सिद्धांत। धूल परिकल्पना ऑटो स्मिथ ने दी और निहारिका परिकल्पना लाप्लास ने दी। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंथियर ने दी, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर। तो बिग बैंग सिद्धांत क्या था? इसको महाविस्फोट सिद्धांत भी कहते हैं। आज से 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की ये स्थिति नहीं थी जो आज हम देखते हैं। ब्रह्मांड एक पिंड के रूप में, एक सघन पिंड के रूप में विद्यमान था, जिसके गैसों के कारण या किसी अन्य कारण से चलते हुए इनके बीच विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में, कुछ पिंडों में, कुछ कणों में ऐसे बिखर गए। अर्थात आप समझ लीजिए एक गुब्बारा लीजिए, उसके अंदर पानी भरिए, उसमें कुछ मिट्टी डालिए, कुछ कंकड़ डालिए, कुछ प्लास्टिक की चीज़ें डालिए, मतलब उसमें कुछ भी डाल दीजिए और फिर ऊपर से उसको बंद कर दिए, वो ब्रह्मांड की तरह हो जाएगा गोल। उसके बाद उसको तोड़ दीजिए, तो जो बिखरने की स्थिति, उसके अंदर आपने जो कंकड़ पत्थर डाले थे या जो भी प्लास्टिक की चीजें या पानी डाले थे, जो बिखरने की स्थिति उस गुब्बारे के फूटने के बाद हुई, वही स्थिति ब्रह्मांड की हुई है। मतलब बिग बैंग सिद्धांत का मूल आधार यही है कि एक पिंड था, वो छोटे छोटे कणों, धूलों, पिंडों, गैलेक्सी वगैरह में टूट गया। ठीक है, वो ब्रह्मांड है जो हम आज देखते हैं। उसके उपरांत ब्रह्मांड जो था, ब्रह्मांड अनेक गैलेक्सियों में विभक्त हुआ। अब जो गैलेक्सी थी, ब्रह्मांड अनेक गैलेक्सियों, गैलेक्सी अनेक तारों के समूह, अनेक पिंडों, अनेक धूल कणों में बटी है। तो दोस्तों जो गैलेक्सी होती है वो इस प्रकार से होती है, सर्पिलाकार। मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो दोस्तों इस जो गैलेक्सी में जो ये बीच का बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको बल्ज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको बल्ज कहते हैं। और बल्ज जो होता है, जब हम, आपने देखा होगा कि एक सर्कल बनाते हैं, उसका जो मुख्य बीच का केंद्र होता है, वहां की तरफ ऐसे एक बल काम करता है, जिसके कारण से यहाँ पे तारों की संख्या बहुत अधिक है, अर्थात तारों का घनत्व बल्ज पर बहुत ज्यादा है। और जैसे जैसे इस बिंदु से दूर की तरफ जाते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं, तो वैसे वैसे तारों का घनत्व कम हो जाता है, फैलता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। एक गैलेक्सी के अंदर 100 अरब तारे होते हैं। एक गैलेक्सी के अंदर 100 अरब तारे होते हैं। ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सियां हैं। तो इसका आकलन लगाना इसीलिए मुश्किल हो जाता है कि गैलेक्सी में, मतलब हमारे ब्रह्मांड में कितने तारे हैं। इसके बाद आकाशगंगा गैलेक्सी के अंतर्गत आती है हमारी आकाशगंगा, अर्थात ब्रह्मांड खगोलीय शास्त्र के अंतर्गत ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंतर्गत गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंतर्गत हमारी जो उसकी आकाशगंगा, आकाशगंगा को मंदाकिनी, मिल्की वे, दुग्ध मेखला कहते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा सौर परिवार उपस्थित होता है। उस सौर परिवार में हमारी पृथ्वी उपस्थित है, उस पृथ्वी के अंतर्गत हम उपस्थित है। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि जिस स्थान पर हम, जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं, उसका नाम है मतलब मंदाकिनी या दुग्ध मेखला। ठीक है,
तो दोस्तों आकाशगंगा में जो उपस्थित है, आकाशगंगा का ये जो केंद्र है, आकाशगंगा का केंद्र है, इसमें कहीं सूरज उपस्थित है या सौर परिवार उपस्थित है। आकाशगंगा के जो केंद्र है उसका जो चक्कर लगाता है सूर्य, वो 25 वर्ष में लगाता है, जिसको ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। उसके उपरांत आकाशगंगा के सबसे निकटतम जो गैलेक्सी है उसको एंड्रोमेडा कहते हैं। ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला सबसे चमकीले तारे का समूह है। ओरियन नेबुला सबसे चमकीले तारे का समूह है। उसके बाद है हमारा साइरस या डॉग स्टार। साइरस जो होता है वो सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा है। सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा है साइरस। इसके बाद आता है चंद्रमा के बाद चमकीला पिंड कौन सा है। चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला पिंड जो है वो शुक्र है। आपने देखा होगा कि जब सूर्य उदय होता है, सूर्यास्त होता है, तो उस दौरान उसके सूर्य के बराबर में एक बल्ब की तरह कुछ चला रहता है, एक आपको दिखाई देगा। वो तारा नहीं होता, वो शुक्र ग्रह अर्थात पिंड होता है। उसे आप मॉर्निंग में शाम में देख सकते हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य का सबसे नजदीकी तारा जो है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। दोस्तों अब आता है एक तारे से दूसरे तारे तक की दूरी को किस आधार से मापे। किलोमीटर या मीटर में इसको मापना संभव नहीं है, अर्थात इसकी एक इकाई बनाई गई है जिसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक तारे से दूसरे तारे की दूरी जो है वो 5 प्रकाश वर्ष है। इसका मतलब ये होगा एक सितारे से दूसरे तारे तक पहुंचने में 5 वर्ष का समय प्रकाश अगर लेता है तो उसे कहते हैं 5 प्रकाश वर्ष, उन दोनों के बीच की दूरी। उसके बाद एक प्रकाश वर्ष यानी कि प्रकाश द्वारा तय की गई एक वर्ष में दूरी, एक प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। अगर किलोमीटर में पूछे तो 9.46 इंटू 10 की पावर 12 तो किलोमीटर हो जाएगा। अगर आपसे मीटर में पूछे तो 3 जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मीटर में 9.46 इंटू 10 की पावर 15, ठीक है। देखिए कि तारे क्या है। तारों में खुद की ऊष्मा होती है, खुद का प्रकाश होता है। तारों में खुद की ऊष्मा होती है, खुद का प्रकाश होता है, और ये ऊष्मा और ये प्रकाश जो कार्य करता है, ये कार्य करता है, इसकी प्रक्रिया जो इसे उत्पन्न करने के लिए जो प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है वो है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। अर्थात इस प्रक्रिया के द्वारा तारे के अंदर ऊष्मा और प्रकाश विद्यमान होता है। इस नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में क्या होता है कि जब 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं तो क्या होता है, अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं तो अपार ऊर्जा अर्थात बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो तारे को ऊष्मा और प्रकाश के रूप में बदल देती है। अब तारे का ईंधन क्या हो गया, तारे का ईंधन है यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बम का निर्माण भी इसी आधार पर होता है। इसके बाद धीरे धीरे जब तारे के अंदर से हाइड्रोजन खत्म होने लगती है धीरे धीरे करके, तो उसी के साथ साथ जो तारा है उसका रंग परिवर्तन होने लगता है। धीरे धीरे रंग परिवर्तन होने लगता है। जैसे जैसे ऊष्मा कम होती जाएगी, प्रकाश कम होता जाएगा, वैसे वैसे तारे का रंग परिवर्तित होता जाएगा, अर्थात वो ठंडा होता चला जाएगा। इसमें एक पॉइंट और है, तारा जितना बड़ा होता है आकार में, जीवन अवधि उसकी उतनी ही छोटी होती है। तारा जितना बड़ा होता है आकार में, जीवन अवधि उसकी उतनी ही छोटी होती है, और जितना छोटा तारा होता है उसकी जीवन अवधि उतनी ही बड़ी होती है। अर्थात अवधि, जीवन काल तारे का और आकार, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसके बाद जो आता है, तारे का तापमान प्रारंभ में अधिक होता है। जैसे विखंडन हुआ पिंड का, पिंड से
एक तरीके से तारा बना, जो तारे का निर्माण होता है, तो निर्माण जो ताजा तारा होता है, नया तारा होता है, उसके अंदर अत्यधिक उष्मा, अत्यधिक प्रकाश होता है, ठीक है, जिस कारण से उसका रंग नीला होता है। तो प्रारंभिक जो नया तारा होता है, प्रारंभिक अवस्था में युवावस्था का जो तारा होता है, उसका जो रंग होता है वो नीला होता है। उसके बाद धीरे धीरे जब उससे मतलब हाइड्रोजन कम होने लगते हैं हीलियम बना के, तो उस दौरान क्या होता है, तारा धीरे धीरे एक निश्चित काल के बाद ठंडा होने लगता है, ठीक है। तो जब वो ठंडा होता है तो तारा अपना रंग बदलता है। तो प्रारंभिक जो रंग होता है तारे का वो होता है नीला, अर्थात तारा जो होगा उसमें जब पूरी उष्मा होगी, जो प्रारंभिक स्थिति होगी वो नीले रंग की होगी। उसके बाद जो ठंडा होगा धीरे धीरे, उसके बाद जो स्थिति आएगी वो बनेगा सफ़ेद। उसके बाद और ठंडा होगा तो पीला बनेगा, येलो, ठीक है। उसके बाद जो अंतिम स्थिति होती है वो होती है लाल, अर्थात रेड। अंतिम स्थिति में जब पूर्ण रूप से ठंडा होता है तो हो जाता है तारे का रंग लाल, और ये अंतिम स्थिति होती है। प्रारंभिक स्थिति में नीला होता है, अत्यधिक ऊष्मा और प्रकाशवान, और अंतिम स्थिति में अत्यधिक ठंडा और लाल होता है, इसमें प्रकाश नहीं होता इतना। उसके उपरांत इसमें एक क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में पूछ लेते हैं या उत्तराखंड स्टेट लेवल में पूछ लेंगे कि तारे का रंग जो है क्या दर्शाता है। आपको मैंने बताया कि अगर वो नीला है तो वो अत्यधिक ऊष्मावान और प्रकाशित है, अगर वो लाल है तो वो कम ऊष्मा और ठंडा है। तो ये क्या है, तारे का रंग उसकी ऊष्मा का प्रतीक होता है। तारे का रंग उसकी ऊष्मा का प्रतीक होता है। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे एलपीजी में जो आपने, जैसे एलपीजी सिलेंडर गैस होती है, जैसे हम उसमें चलाते हैं गैस को, तो वो जलती है, वो नीली होती है गैस। तो उस गैस का मतलब है कि वो ईंधन पूर्ण रूप से जल रहा है और उसकी ऊष्मा सर्वाधिक है, उसकी ऊष्मा सर्वाधिक है। लेकिन जैसे जैसे हम उसको कम करते हैं, जैसे हम खाना बनने वाला है तो हम गैस कम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें मतलब वो नीली जो है वो हल्की हल्की पीली दिखाई देने लगती है, क्योंकि क्या है, उसका रंग बदलने लगता है, क्योंकि उसकी ऊष्मा कम होने लगती है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है, आपने कभी देखा होगा कि मोमबत्ती या दीपक की अगर आप कभी लो देखेंगे तो साइड में से वो मतलब लाल दिखाई देती है, अंदर से पीली, बीच से जो उसका सेंटर होता है वो नीला दिखाई देता है। तो कभी भी आप ये चीज करके देखिएगा। तो तारे जो है, तारों का जो रंग है वो क्या प्रदर्शित करता है, उनकी ऊष्मा का प्रतीक होता है। दोस्तों अभी हमने देखा लाल तारा, जो लाल तारा है, सफेद तारा है, पीला तारा है और नीला तारा है। इसमें से हम पढ़ेंगे लाल तारा। लाल तारा जो होता है उसे बोलते हैं रेड जायंट। ये अत्यधिक ठंडा होता है और तारे की अंतिम स्थिति होती है। उसके बाद जो ये लाल तारा होता है, लाल तारा होते होते ये जो इसकी साइडें होती है, किनारे से ये तारा फैलने लगता है। जो लाल रंग का तारा होता है, किनारे से ये तारा फैलने लगता है, और इस फैलावट के कारण इसके अंदर एक विस्फोट होता है। उस विस्फोट को बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। उस विस्फोट को बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। कैसे होता है, ये यहाँ पे तारा था, इसकी जैसे सतह ये फैलती गई और यहाँ पे आके विस्फोट हो गया इसके अंदर ना, तो इसे बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि सुपरनोवा विस्फोट से दो चीजों का निर्माण होता है। पहला श्वेत वामन, ठीक है, इसे बोलते हैं व्हाइट ड्राफ्ट। देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो उसके अंदर जो अलग से एक पिंड निकलते हैं, अगर उस पिंड का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुणे से कम होता है तो क्या होता है, श्वेत वामन तारे का निर्माण, अर्थात व्हाइट ड्राफ्ट का निर्माण होता है, ठीक है। ये तारा अत्यधिक ठंडा होता है। अब आता है हमारे पास सुपरनोवा विस्फोट से दूसरा, न्यूरॉन तारा या पल्सर। तो दोस्तों जब सुपरनोवा विस्फोट में किसी पिंड का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुणे से अधिक हो तो क्या होगा,
न्यूरॉन तारा या पल्सर का निर्माण होगा जो थोड़ा गर्म होता है। न्यूरॉन तारे की जो विशेषता बता देता हूं कि न्यूरॉन जो तारा होता है वो सिकुड़ कर छोटा होने लगता है। सिकुड़ कर छोटा होने लगता है तो जितना द्रव्यमान होता है इसका, जितना भी द्रव्यमान था इसका, तो वो इतना सिकुड़ जाता है कि एक बिंदु पर आकर, एक केंद्र पर आकर इकट्ठा हो जाता है। वो इतना, जब कोई वस्तु सिकुड़ेगी तो उसका घनत्व बढ़ता है। अब जब घनत्व बढ़ता है तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है। तो और इसके अंदर से प्रकाश भी आर पार नहीं हो पाता, अर्थात प्रकाश को भी ये अवशोषित कर लेता है। तो इस स्थिति में इसका जो रंग होता है वो काला हो जाता है, अर्थात सिकुड़कर सारा द्रव्यमान एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाना, असीम घनत्व हो जाना, उसका घनत्व होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाना, उस गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश की एक भी किरण उसके आर पार ना होना। क्या होता है, वो पिंड क्या होगा या वो क्या होगा, वो काला हो जाएगा। ठीक है, न्यूरॉन तारे की यही है कि सिकुड़कर अपना सारा द्रव्यमान एक बिंदु पर इकट्ठा कर लेता है, घनत्व बढ़ जाता है और गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है। गुरुत्वाकर्षण बढ़ने के कारण प्रकाश किरणें इससे आर पार नहीं होती, जिस कारण से क्या होता है, इसका रंग काला हो जाता है। अब इसके बाद एक आता है, मैं आपको बता देता हूं, आपने एक नाम सुना होगा ब्लैक होल। ब्लैक होल ब्लैक होल घटना, जो ब्लैक होल होता है इसे बोलते हैं कृष्ण छिद्र, और इसे ही बोलते हैं कृष्ण विवर। तो दोस्तों, ये जो कृष्ण विवर होता है कुछ ऐसा होता है, ऐसा गोल में और बिल्कुल काला होता है। मैं आपको बता देता हूँ, काला होता है। रीजन क्या होता है, कृष्ण विवर ये, अर्थात ब्लैक होल का जो निर्माण होता है वो कहाँ से होता है, ब्लैक होल जो बनता है वो बनता है लाल तारे से। लाल तारे में फैलाव के कारण, उसकी सतह की फैलाव के कारण विस्फोट होता है। उस विस्फोट से श्वेत वामन का निर्माण होता है। न्यूरॉन तारा अर्थात पल्सर का निर्माण होता है। उस न्यूरॉन तारे की एक विशेषता होती है, न्यूरॉन तारा सिकुड़ता है, सारा द्रव्यमान एक जगह इकट्ठा करता है, घनत्व अधिक हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण अधिक हो जाता है, जिस कारण से उस पिंड से प्रकाश किरण पार नहीं होती। ये प्रकाश किरण जो पार नहीं होती तो ये पूरा काला हो जाता है। इसी घटना को बोलते हैं ब्लैक होल, अर्थात न्यूरॉन तारे का जो संबंध है वो ब्लैक होल से है। तो दोस्तों, हमारी क्लास आज यहीं समाप्त होती है। देखो, मेरा प्रारंभिक वीडियो था ये खगोल शास्त्र का, तो अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ क्षमा चाहूँगा। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।